औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में पेश आने वाले अहम वाक़यात और उन वाक़यात पर मबनी खबरों का तज्ज़िया करने के लिए आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से खबर, और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम की गूंज हो चुकी है। अब 27वीं आईनी तरमीम मंजूर भी हो गई। उसकी शिकवार मंजूरी का सिलसिला जो था वो भी अपने अख्तिताम को पहुंचा। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो अपोजिशन के इत्तेहाद पर और अपोजिशन की जानिब से जो एहतजाज का ऐलान किया गया है, क्योंकि अब अगर हम वाज़े तौर पर एहतजाज की बात करें तो एहतजाजन जजेस के मुस्ताफ़ी होने का सिलसिला भी तवातुर के साथ जारी है। लेकिन इस पर वकला कम्युनिटी की जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया है कि अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, और इस तहरीक को जो है वो वाज़े तौर पर कामयाब करने के लिए अपोजिशन के जो इत्तेहाद के साथ मामला चल रहे हैं उसके अंदर भी वकला तंजीमें अपना किरदार अदा कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सिविल सोसाइटी के भी कुछ अरकान ने वाज़े तौर पर इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं, और उसके बाद अब वो भी यही कहते हैं कि जी अगर वकला और अपोजिशन के इत्तेहाद से कोई तहरीक शुरू होने वाली है तो उसमें सिविल सोसाइटी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। लेकिन अब आने वाले वक्तों में ये सूरत हाल भी दिखाई देती है कि आया इस एहतजाज की सूरत में हुकूमत या फिर हुकूमत के इत्तेहादी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका एक बड़ा किरदार रहा है इस आइनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए, उसमें फिर अपोजिशन से किस तरह वो टैकल करेंगे। क्या एक बार फिर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की जो बात की जा रही है क्या अपोजिशन उस पर एग्री करेगी। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं कमरुल इस्लाम साहब। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। राजा साहब बताइएगा, सर जाहिर सी बात है एक हुकूमत की स्ट्रैटेजी है लेकिन एक ऑपोजिशन की भी स्ट्रैटेजी है। अगर वो प्रोटेस्ट का या तहरीक चलाने का एक इरादा कर चुके हैं, आप लोग किस तरह से टैकल करेंगे सर उसको? देखिए, हर चीज का एक लॉजिकल भी बुनियाद होती है और मॉरल भी होती है। अब इस तरमीम को इसमें लाख खराबियां हों, सपोज कर लें थोड़ी देर के लिए जी कि ये बिल्कुल जो है इसका हर चीज खराब है, ये मुफीद नहीं है। लेकिन इसका फोरम कौन सा था? इसका फोरम पार्लियामेंट थी, सेनेट थी, नेशनल असेंबली थी और कमेटीज थी। अगर अपोजिशन के इस मौकफ को मान लिया जाए तो हमारी सोसाइटी में, बिलखुसूस पाकिस्तानी सोसाइटी में, हमारे शायद 90% मैट्रिमोनियल जो रिलेशनशिप्स हैं वो फासिक हो जाएं कि वो तो बुनियाद इसी बात पे करती हैं कि जी खामोशी को रजामंदी समझना चाहिए। इन्होंने कहीं एक वोट किया हो? आप देखें कि JUI ने 26वीं आईनी तरमीम की हमायत की थी, और किस बुनियाद पे की थी कि वो तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, और तहरीक इंसाफ आखिरी मोमेंट्स पे वहां पे मौजूद थी, और जब मौलाना साहब ने वो प्रेस टॉक की वो इनकी बगल में खड़े थे, और इसके बाद ये पीछे हट गए। हालांकि इन्हीं के कहने पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक महदूद किया गया था। उसमें बुनियादी मुतालबा जो है वो तहरीक इंसाफ का था कि हम, लेकिन कामरान मुर्तजा साहब तो कहते हैं कि आप लोगों ने धोखा दिया है उनको। ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। मौलाना साहब की आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जिस दिन तरमीम मंजूर हुई 26वीं, वो तकरीर सुन लें। उस तकरीर में उन्होंने ये पर्दा जो है वो इनका नकाब उतारा था कि जी ये सारी इनपुट ही इनकी थी, और ये उनको ऑन बोर्ड लाने के लिए मौलाना साहब ने बड़ा लंबा जो है वो टाइम भी लगाया और उसमें किया। लेकिन मैं चले 27वीं पे आ जाते हैं। तो इसके लिए JUI ने 4 वोट्स दिए, लेकिन नेशनल असेंबली में भी अपोज किया और वोट दिया, और सेनेट में भी दिया। ये कमेटीज से पहले निकल आए, पार्लियामेंट्स वर्क्स इन द कमेटीज, सब ये जमहूरी मैक्सिम है, वहां पे भी इन्होंने कोई रोल नहीं प्ले किया। तो सड़क पे तब आते हैं जब आप कहीं भी कोई फोरम अडॉप्ट करते हैं तो आप पहले जो फोरम्स अवेलेबल होते हैं उन्हें एग्जॉस्ट करते हैं। उनको एग्जॉस्ट करने के बाद फिर आप कहते हैं कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। यानी क्या इनके पास पहली बात यह है कि कोई मॉरल ग्राउंड्स भी होंगे? यानी वकला कम्युनिटी जो है वो भी तो कानून या उसकी रोशनी में किसी चीज को देखेंगी ना, वो भी लॉजिक की जुबान को देखेंगे। और वकला कम्युनिटी अगर जब कहा जाए तो वो कौन सी वकला कम्युनिटी? यानी उसमें भी आरा 2 हैं, और बिलखसूस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जजेस थे माजी में, कुछ किरदार ऐसे उनके किरदार के हवाले से। यानी 2005 में जल्जला आया और 2018 में हमने एक चीफ जस्टिस को देखा कि वो बालाकोट जाके और वो जल्जले के बाद बनाए गए मकानों की क्वालिटी चेक कर रहे हैं। हमने एक चीफ जस्टिस को देखा कि वो एक फिलंथ्रोपिस्ट के लिबास पे एतराज कर रहे हैं कि ये तुम क्या पहन के आ गए हो। कहीं पे वो लिवर ट्रांसप्लांट की जो
पेचीदगी है उसको हल कर रहे हैं, कहीं पे वो डैम बना रहे हैं। तो ये हमेशा असूल होता है कि जब एक तरफ तराजू ज्यादा टिल्ट करता है तो दूसरी तरफ जब वजन पड़ता है तो वो 2-4 दफा झूलता है, फिर वो बैलेंस हो जाता है। तो अब ये एतराज तो वकला कम्युनिटी को भी थे और वो कोई शायक थे, इन बातों से शाकी थे वो कि जी ये क्यों हो रहा है। तो वकला कम्युनिटी, मेरा नहीं ख्याल के वो जिस तरीके से ये पोर्ट्रे कर रहे हैं उस तरह करेंगे। और जहां तक एहतजाज का ताल्लुक है, ये इससे पहले भी ये सारे तशद्दुद के रास्ते इख्तियार कर चुके हैं, एग्जॉस्ट कर चुके हैं। यानी देखें, मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है और एक तरफ मुतालबा किया, एक चीफ मिनिस्टर बदल दिया गया। यानी तारीख में कोई ऐसा वाकया है इससे पहले? द ओनली एलिगेशन, एक एलिगेशन था कि जी ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन है उसकी उस तौर पे मज़ामत नहीं कर रहे थे सीएम केपी के, जिस तरीके से पार्टी की आला क़यादत चाहती थी। तो ये बुनियादी तौर पर इस पे कोई वजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। राजा साहब, अगर पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर निकल जाएं तो फिर जो बेनिफिशरीज हैं या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानिब से भी कोई अच्छे बयानात तो सामने नहीं आ रहे। 2 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफ़ी हो गए, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हो गया, एक लाहौर हाई कोर्ट का हो गया, फिर लाहौर हाई कोर्ट बार ने इसको चैलेंज करने का ऐलान किया है। इस सूरत हाल से तो निमटना, अगर एक पॉलिटिकल सिस्टम से या अपोजिशन के मौक़िफ़ से हम बाहर निकल जाएं तब भी सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। देखिए, अगर हम पाकिस्तान के आइन की रोशनी में देखें, अब मैं प्योर लीगल बात कर रहा हूँ, जो चैलेंज करने वाली आपने वकला का बताया कि इसमें सपोज करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ना भी होती, यानी 27वीं अमेंडमेंट ना हुई होती, कोई और अमेंडमेंट होती, उसको भी चैलेंज 1973 के आइन के इब्तदाई ड्राफ्ट, जो 1973 में ड्राफ्ट जो अप्रूव हुआ था, जो आइन मुतफिका बना था, उसके अंदर आइन के 4 फादर्स ने ये वाज़े तौर पे बगैर किसी शक व शुबे पे 2 क्लॉजेस के साथ एम्फसाइज करके लिख दिया था कि किसी भी फ्यूचर की आइनी तरमीम को किसी भी अदालत में चैलेंज, फैसले तो बाद की बात है, टेक अप ही नहीं कर सकती अदालत, आप अगर 238 और 239 पढ़ें। इसलिए वो चैलेंज वाली बातें तो खैर वो तो उसका जो है वो आइन खुद, यानी मैं 1973 के इब्तदाई ड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, किसी सब्सिक्वेंट जो है वो अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा। ये तो यहाँ तक है। अब जहाँ तक ये जा रहा है राजा साहब, तासुर तो ये जा रहा है कि जैसे बहुत बारीक काम किया है आप लोगों ने कि अगर ये मामला है तो ये कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, इस पर कोई कानूनी जंग नहीं लड़ सकता। वकला कम्युनिटी की बात की जाए तो अभी ये सूरत हाल तो हमने तब भी नहीं देखी थी जब जो है वो वकला तहरीक चल रही थी कि जजेस मुस्ताफ़ी होना शुरू हो जाएं। तो आपको नहीं लगता कि कोई आईनी बहरान जो है वो सर उठा सकता है मुमकिना तौर पर, हालांकि उसके चांसेस तो कम है? नहीं, बिल्कुल आईनी बहरान का कोई इम्कान नहीं है। उसको आप अगर उस वकला की तहरीक के हवाले से भी देखें कि वो जो वकला तहरीक हम समेत, मुझ समेत हमने चलाई थी, उसके चलाने वाले किरदार क्या बाद में बावाज़े बुलंद पछताए नहीं थे? उन्होंने अपने पछतावों का इजहार नहीं किया और उन्होंने कहा जी कि हमने वो ऑटोक्रेट्स बिठा दिए थे। ये आइन जो है ये कोई स्टैग्नेंट चीज तो होती नहीं, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, उसमें अमेंडमेंट्स आती हैं। कई दफा अमेंडमेंट्स जमाने का हाल नहीं साथ नहीं दे सकती तो दोबारा आ जाती हैं। ये कोई ऐसी हरफ आखिर तो है नहीं। सपोज करें कि अगर इसमें मजीद कोई एवोल्यूशन की वक्त के साथ जरूरत हुई, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जिसपे आज अपोजिशन बात कर रही है, ये क्या है, खुद इसके सिग्नेटरी नहीं है। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो उसके बाद जिन दर्जन भर जमातों ने सब्सिक्वेंटली, यानी आफ्टर इनिशियल, जब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ तो उसमें तहरीके इंसाफ का बड़ा नाम था और बानी पीटीआई रिकॉर्ड पे है बहुत सी जगहों पे इस आइडिया को सपोर्ट करते हुए। एक कंपोनेंट इसका ये है। दूसरा कंपोनेंट प्योर टेक्निकल है, प्योर फौजी जो सेटअप है उसके हवाले से है, सेंट्रल कमांड और दीगर चीजें जो असर हाजिर की जरूरत है। और उसकी मिसाल पाकिस्तान की आईनी तारीख में मौजूद है। 1973 के आइन से पहले कमांडर इन चीफ एक जॉइंट फोर्सेस का होता था, जो अयूब खान भी रहे या खान भी रहे। तो इसलिए दोनों चीजों पे आके तो 2 हिस्से हैं इसके कंपोनेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, एक जो हमारे दफाई अस्करी निज़ाम में कुछ जो है अमेंडमेंट्स हैं।
तो दोनों चीजों के बारे में इनके पास कोई राजा साहब देखें, वाज़े तौर पर कुछ लोग ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी आईनी बेंच जब बना दिया गया था 26वीं आईनी तरमीम में, उसमें कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया था, लेकिन वो एक दरमियान का रास्ता था। उस वक्त भी मुतालबा आईनी कोर्ट्स का ही था। लेकिन आप लोग क्या मुतमईन नहीं हुए आईनी बेंच से, जो आप लोग आईनी कोर्ट्स की तरफ चले गए? और 27वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी कोर्ट्स तो बना दी गई हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि आप लोग इससे मुतमईन रहेंगे, आगे मजीद कोई चीज़ नहीं होगी? देखें, कहीं भी ये अगर कोई भी जो बेसिक लॉ के जो राइट्स होते हैं, जो बेसिक यानी पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, तो कोई ऐसी श्योरिटी जो अगेंस्ट द लॉ हो वो ये भी इनिशियो वाइड होती है। यानी किसी आदमी को कहें कि जी हाँ हम ये श्योरिटी कराते हैं कि हम ये कानूनी प्रोसेस नहीं करेंगे, तो ऐसी तो कोई मुमकिन नहीं है, ना कहीं दुनिया में ऐसी नजीर मौजूद है। लेकिन जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि 26वीं आईनी तरमीम पे मुतमईन नहीं हुए, तो उसकी पहली लॉजिक मैंने बयान कर दी कि उस वक्त भी जो हमने स्पेस दी थी और कंसीड किया था, वो इसलिए किया था कि अपोजिशन ऑन बोर्ड थी और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के थ्रू ऑन बोर्ड थी। वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उनके बयान, उनकी स्पीचेस। एक तो ये वजह हुई, और जब वो खुद बैक आउट कर गए उससे, तो फिर मॉरली हुकूमत भी तो पाबंद नहीं रही। यानी बैकआउट किसने किया? वोट नहीं दिया। राजा साहब कंक्लूड कर दें, इसके ऊपर टाइम खत्म हो गया मेरे पास। ये बताइएगा कि वाज़े तौर पर अगर ये सड़कों पर निकलते हैं तो हुकूमत का जो है वो स्टांस क्या होगा? क्या वो वाकई मुज़ाकरात की मेज पर बैठने की बात करेंगे या फिर इनको रोकने की कोशिश करेंगे, जिस पे ताकत जाहिर सी बात इस्तेमाल होगी? देखें, जहां तक मुज़ाकरात पे बैठने की बात है, हुकूमत ने बारहा आवाजें दे के कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, असेंबली में कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा। अभी जिस दिन 27वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी, उस दिन अचकजई साहब ने स्पीच में कहा कि जी आए तीनों जमातें आप बैठे और एक मुतफिका चीज लाएं और इमरान खान साहब से दस्तखत कराना। ये रिकॉर्ड में बयान कर रहा हूँ, रिटन है कि मेरी जिम्मेदारी है। स्पीकर साहब ने फौरन उसे एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा जी मैं कमेटी बनाता हूँ। और उसी लम्हे अचकजई साहब ने कहा नहीं जी इनसे तो बात हो ही नहीं सकती, ये तो फॉर्म 47 वाले। अब बात न करने की जो बीड़ा है वो उठाया हुआ है अपोजिशन ने। हुकूमत तो आज भी तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा कमरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद थे तौर पर। अब हुकूमत का स्टांस जो है वो सामने आ चुका है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नादिर गबूल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया नादिर गबूल साहब, आपको भी प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। नादिर साहब बताइएगा, वाज़े तौर पर जाहिर सी बात है आपकी इत्तेहादी जमात है हुकूमत के साथ और आप लोगों ने काफ़ी जो है वो अपना किरदार भी अदा किया है 27वीं आईनी तरमीम के अंदर। अब तहरीक की बात हो रही है, एहतजाज की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या होगा? देखिए, पीपल्स पार्टी का तो स्टांस वाज़ेह यही है कि मुल्क के फायदे में कोई भी इक़दाम अगर कोई उठाता है तो पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करती है। मगर ऐसे मौके में जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बहुत अच्छी हो गई है, हमारे डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे हो गए हैं, पूरी दुनिया के साथ हम एंगेज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इस तरह की बातें करना मेरी समझ के बाहर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीटीआई को उनकी आदत रही है माजी में भी कि जब भी कोई फॉरेन डेलीगेशन आता है, किंग ऑफ जॉर्डन आते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की है, प्रोग्रेस है, उसको किसी तरह से डिस्टेबलाइज करे। और पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली डिस्करेज करेगी इस तरह के किसी भी इक़दाम को। अभी हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर पासिंग द 27th अमेंडमेंट, की जमहूरियत को मजीद हम स्ट्रॉन्ग करें, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको मजीद हम स्ट्रॉन्ग करें। पीटीआई को ये चीज आई थिंक किसी भी तौर पे हासिल नहीं हो रही। उनको सिर्फ एक ही चीज सूझी थी और वो ये है कि अपने बानी चेयरमैन को किसी तरह से वो एक कैदी को, एक सजा याफ्ता शख्स को जेल से मुंतकिल करके बनी गाला वापस शिफ्ट करें। और देखें, ये एक शख्स के लिए पूरे मुल्क को यरगमाल करना, 22-25 करोड़ आवाम को यरगमाल करने की कोशिश करना, इस चीज की तो जाहिर सी बात है सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, कोई भी और सियासी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज की मदम्मत करेगी। पीटीआई को चाहिए कि इस वक्त उनका एक ही रोल हो सकता है, वो एक ऑपोजिशन, एक भरपूर ऑपोजिशन कर सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ। अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अपने जो वोटर्स हैं, उनकी आवाज बनकर नेशनल असेंबली में उस आवाज को पहुंचाएं, उन इश्यूज पर डिस्कशन डिबेट करें। और एक सूबे के अंदर तो उनकी बाकायदा हुकूमत है, पूरा एक जो हमारा फ्रंटलाइन स्टेट है अगेंस्ट टेररिज्म, जिसकी करोड़ों की आबादी है, वो सूबा लुकअप कर रहा है अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ, अपने नए सीएम की तरफ। और ये तो कहते हैं ना कि हमने एक यंग सीएम बनाया है, पहली दफा यंगेस्ट सीएम पाकिस्तानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो एक मिसाली परफॉर्मेंस दिखाकर
बताए कि वो आवाम के लिए क्या रिलीफ ला सकते हैं, आवाम के लिए क्या डिलीवर कर सकते हैं, ना कि सड़कों पे निकले। और यही टाइम था, मुझे याद है इस्लामाबाद में नवंबर का महीना था 2024, उन्होंने कोशिश की थी कि इस्लामाबाद में रेड जोन में दाखिल हो और पूरे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको एक तरह से यरगमाल करें, हॉल्ट करें। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से निपटा इनसे। अगर ये दोबारा इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश करेंगे तो गवर्नमेंट को पूरा इख्तियार है, क्योंकि गवर्नमेंट में तो जाहिर सी बात है गवर्नेंस पे फोकस करनी है। गवर्नमेंट तो किसी को नहीं अलाउ कर सकती कि वो स्टेट को चैलेंज करे। या लेकिन नादिर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है होती इसके तनाजुर में जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा किरदार रहा है, लेकिन इसमें यह भी बता दें सर, क्योंकि एक तासुर ये दिया जा रहा है कि सबसे ज्यादा अताब का शिकार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है जजेस की, और अब मौका मिला है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो वाज़ेह तौर पर काम लगवा दिया। तो ये आपको लगता है कि ये तासुर सही है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो ये चीज वादे कर दी है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हमने बनाने हैं। बल्कि जो 26वीं आईनी तरमीम की आई थी उसमें भी वन ऑफ द पॉइंट्स जो हम लेकर आए थे वही था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने पर उस वक्त अग्रीमेंट नहीं आई थी कोर्ट्स के ऊपर, तो हम फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के ऊपर अग्री कर गए और वो फिर हम बनाने में कामयाब हुए। बट अब जब अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बन गए तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, बल्कि मैं कहूंगा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का एक जो विजन था हमने उसको तकमील दिया। और इंशाल्लाह इससे आने वाले दिनों सालों में, बल्कि आने वाले वक्तों में साबित होगा ये एक बहुत बड़ा इक़दाम था जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। और इस तरह की स्पेशलाइज्ड जो कोर्ट है वो आईनी जितने भी बहरान आएंगे इस मुल्क के अंदर इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छी तरह इफेक्टिवली निपटेगी। और बाकी सुप्रीम कोर्ट का तो अपना एक जाहिर सी बात है, अपना एक रुतबा, एक वकार है, वो उसी तरह से परफॉर्म करते रहेगी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी ऑनरेबल जज साहिबान ही है, कोई इस तरह की तो कोई बात नहीं है कि उसमें कोई हम लोग। लेकिन नादिर साहब, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कौन सा रुतबा, कौन सा मकाम, अब तो कुछ रहा ही नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये काम तो नहीं है ना कि सू मोटो लेना कि किसी इलाके में अगर कोई बिल्डिंग इलीगली बनी हुई है तो उसके ऊपर नोटिस लेके उस बिल्डिंग को गिरा दें आप। जिस तरह के हमारे साबिक चीफ जस्टिस साहब थे, बड़ा फेमस किस्सा है उनका, वो कह रहे थे कि मुझे कायद-ए-आज़म का मज़ार का व्यू नजर नहीं आ रहा, तो इस वजह से इस बिल्डिंग जिसके अंदर लोग रिहाइश पजीर हैं, जिन्होंने अपने खूब पसीने की कमाई लगाई हुई है और हक हलाल की रोजी से उन्होंने बिल्डिंग के अंदर अपने अपार्टमेंट्स खरीदे थे, उन तमाम बिल्डिंगों को गिराना शुरू कर दिया सू मोटो। छोटी छोटी चीजों पे सू मोटो ले लेते थे। ये प्रॉपर ड्यू प्रोसेस होता है जुडिशरी का। आप नीचे लोअर कोर्ट्स को स्ट्रेंथन करें, इस तरह से मजबूत करें कि जो आवाम के जो रोजमर्रा के जो मसाइल होते हैं, चाहे वो जमीनों के कब्जे के मसले होते हैं, चाहे खुदा न खास्ता किसी की कत्ल हो जाता है या और दीगर सिविल इश्यूज होते हैं, आप लोअर कोर्ट से सिस्टम को ऐसा ओवरऑल करें, इतना मजबूत करें कि एक आम आदमी को इस मुल्क के अंदर इंसाफ मिले। जब एक आम आदमी को इंसाफ मिलेगा और उसको ये लगेगा कि इस मुल्क के अंदर उसकी सुनवाई हो रही है, तो पूरा सिस्टम इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। पाकिस्तान की आवाम का सबसे बड़ा मसला यही है, वन ऑफ द बिगेस्ट मसला यही कि उनको ये लगता है कि उनको इंसाफ नहीं मिलता, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो काफी दहाइयों से ब्रोकन है और इसको ओवरऑल करने की जरूरत थी। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है उस तरफ, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये चीज साबित होगी कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है 27th अमेंडमेंट जुडिशरी को। और लेकिन नादिर साहब, वाज़ेह तौर पर लोग ये भी कह रहे हैं और खासकर माहिर कानून जो हैं वो ज़्यादातर मौक़िफ़ यही है कि ठीक है जी, ये स्टेप जो है वो हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इनके कॉन्सिक्वेंसेस को मुस्तकबिल करीब में खुद यही लोग जो है या फिर मौजूदा सियासतदान जो इस वक्त हुक्मरानी की जो है वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, वही इसको जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हुए दिखाई देंगे, आपको लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पहले माजी में भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन अगर आप उठा के ले लें, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो एक जुडिशियल उनकी असैसिनेशन की गई थी वो भी आपके सामने है, जो यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाअहल करार दे दिया गया था वो भी आपके सामने है। माजी में भी जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन है वो कौन से इतने कोई तारीफ के काबिल है जो हम कहें कि नहीं अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आने से कोई जमहूरियत को बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, क्योंकि प्योरली आईनी मसलों से के साथ डील करेगा, इससे इंशाल्लाह जो जमहूरी बहरान जो हमने माजी में देखे हैं, सियासी बहरान माजी में देखे हैं, वो फ्यूचर में दोबारा दोहराए नहीं जाएंगे। और ये जो रिस्पेक्टेबल जज साहिबान हैं इंशाल्लाह ये कानून को और आइन को बहुत तरह से अपहोल्ड करेंगे।
तो नादिर साहब ये भी बताइएगा कि जब आप लोगों की हुकूमत थी वाज़े तौर पर, तब कुछ लोगों ने इस बात पर आवाज़ उठाई थी कि बात बात पे सुमोटो नोटिस क्यों ले लिया जाता है, तब उसी शख्स को जो है वो पार्टी से निकाल दिया गया था, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन अब क्या लगता है सर, अब उस चीज़ को आप लोगों ने रियलाइज़ किया है, तो उसको मैं क्या कहूँ, आप लोगों ने किबला दुरुस्त किया है या आप लोगों ने गलतियों से सीखा है अपनी? देखिए, सुमोटो एक चीज थी माजी में, वो ऑलरेडी उस चीज को हमने चेक किया था 26वीं आईनी अमेंडमेंट में। अनफॉर्चुनेटली सियासी मुदाखलत बहुत हम देख रहे थे पाकिस्तान के अंदर, जुडिशियल ओवररीच कहें इसको, या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको शायद अपना खुद का कानूनी दायरा या आईनी बाउंड्रीज उनको नहीं रियलाइज होता था। इंशाल्लाह अब मुझे उम्मीद है कि अब ये चीज साबित हो गई कि सिविलियन सुप्रीमेसी एक कॉन्सेप्ट है, और जो पार्लियामान है उसी का प्रोग्रेटिव होता है मुल्क के अंदर लॉ मेकिंग करना, और पार्लियामान का एक अपना साख होता है, दीगर इदारों का अपना साख होता है, किसी को आपस में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए जी। आइन जो है उस चीज में हर चीज बातें बयान की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नादिर कबूल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। माहिर कानून इस पर क्या राय रखते हैं कि आया अगर कोई तहरीक की गुंजाइश अब भी मौजूद है या फिर कोई तहरीक शुरू होने जा रही है, तो उसके तनाजुर में वकला कम्युनिटी क्या सोच रही है, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप्स जो है वो देखने में नहीं आए हैं। रियासत अली आज़ाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। रियासत साहब, आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। रियासत साहब, क्या लगता है सर, क्योंकि वाकई अब कोई वाकई तहरीक शुरू होने वाली है, और अगर ये सूरत हाल वाज़े तौर पर दिखाई देती है, तो इसके अंदर क्या ऑपोजिशन और वकला कम्युनिटी जो है वो एक पेज पर आपको दिखाई देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अब्बास, बात यह है कि देखें, लाहौर में जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनी है, लाहौर बार एसोसिएशन ने उसके बाइकाट का ऐलान कर दिया। आपने देखा वहां पे कन्वेंशन हुआ है, आपने हैदराबाद में देखा, सखर में देखा और कराची में भी देखा कि लोगों कितने चार्ज हैं, वकला के अंदर कितनी इस वक्त इसके अंदर तशवीश पाई जा रही है। और आपने ये देखा कि कितना जमे गफीर था लोगों का। तहरीक तो शुरू हो चुकी, हाँ, अब जजेस जिन्होंने रिजाइन किया जब ये बार को एड्रेस करेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे और तकवीयत पहुंचेगी इस लॉयर मूवमेंट को। तो देखिए, अपोजिशन में तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उनके वकला जो हैं वो तो पहले भी जहां पे भी यहाँ वकला एहतजाज या प्रोटेस्ट करते हैं तो वो उसमें शामिल होते हैं। लेकिन इसका कंपैरिजन अगर आप 2007 वाली तहरीक से करें, तो मैं चूंकि 8 में भी सेक्रेटरी था डिस्ट्रिक्ट बार का, 9 में भी, तो लेकिन वो एक डिक्टेटर के खिलाफ थी और उस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साइड पे थी। आज वो सिचुएशन बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। आज वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इक़्तिदार में है वो उनके साथ है, जो उनसे अमेंडमेंट्स करवा रहे हैं। तो इसका कंपैरिजन के लिए ऐसी तहरीक हो जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में थी, तो उस तरह से इसके जो डायनेमिक्स है वो जरा डिफरेंट है। लेकिन तहरीक आज भी मुल्क में चल रही है। काले कोट वाले जितने भी आजाद मंशा, सिवाय उन लोगों के जो चंद एक लोग जो अपने मफाद, अपनी जाती मफाद के ऊपर कंप्रोमाइज करके मुल्की मफाद को पसे पुश डाल दिया है, उनके अलावा तमाम वकला के अंदर तशवीश है। और हर इंडिपेंडेंट जो जी शऊर वकील है वो ये समझता है कि ये इससे मुल्क के इदारों का नुकसान हुआ है, अदलिया का नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल रिडेनेट कर दिया गया है। और अब इंसाफ को तो लोग भूल ही जाएं। इस मुल्क के अंदर कोई जो जुडिशल सिस्टम है ना, लोग ये समझते हैं कि यार कोई नहीं, ये तो सियासतदान कर रहे हैं, और सियासतदानों को भी ये अभी तो वो चूंकि प्यार और मोहब्बत की पींगे चढ़ा रहे हैं, लेकिन जब टेबल विल टर्न तो यही सियासतदान आपको कहते हुए नजर आएंगे हमसे गलती हो गई थी यार, आपको पता है उस वक्त हालात ऐसे थे इसलिए हमने ऐसा किया, हमसे तो करवाया गया, हम तो उसमें नहीं चाहते थे। तो ये गुफ्तगू आपको थोड़े से बाद सुनाई देगी। उसकी रीजन ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर यही सिस्टम कंटिन्यू करता है तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट भी बेवकूत हो गई है और कर दी गई है, और अदलिया भी बिल्कुल बेवकूत
हो गई है और कर दी गई है, तो बाकी क्या रह गया इस मुल्क के अंदर? जिस मुल्क के अंदर इंसाफ ना हो, जिस मुल्क के अंदर आजाद अदलिया ना हो, आज ये पार्लियामेंटेरियन जो इख्तिदार में बैठे, इन्हीं लोगों को इसी अदलिया ने रिलीफ भी दिए थे। मियां नवाज शरीफ साहब को अदर मिनल्ला ने बाहर जाने की परमिशन दी थी, अगर आपको याद हो। मियां शहबाज शरीफ को मिस्टर जस्टिस शहजाद गेबा साहब ने रिलीफ दिया था। आज उनको वो कह रहे हैं कि ये सियासी जज है। कोई सियासी जज नहीं होता, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का जज नहीं होता। हमें आजाद के लिए हो सकते हैं जजेस से, हमें आजाद के लिए हो सकते हैं अदलिया से, लेकिन मुल्क का एक इदारा है। आज ये जज है, कल ये नहीं होंगे, इनकी जगह पे कोई और होगा। हम तो इनकी भी बात नहीं करते। गुज़िश्ता रोज जो है वो शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाइक उस्मानी साहब भी जाहिर सी बात है रिटायर्ड जज हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ये सोशल मीडिया का दौर नहीं आया था तब तक किसी जो है वो जज का पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल शख्सियत के ऊपर जो है वो झुकाव इतना वाज़े दिखाई नहीं देता था। अब इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट करके जो है वो पेश किया जाता है। तो आपको लगता है ये सूरत हाल है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिमार्क्स हैं, गुड टू सी यू उनमें सर फहरिस्त है। इस सूरत हाल के अंदर जो है वो वाज़े तौर पर ये कहा जा सकता है कि कोई जज पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है? बात यह है कि जजेस जब रिमार्क्स, जब केस को डिग आउट कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, क्वेश्चन आंसर होता है, तो वो लोग समझते हैं कि जो जिसको फेवर कर रहा होता है ना, वो उसको अपनी तरफ ले जाता है, तो वो लेबल लगा देते हैं। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं होती, जजेस की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती और ना होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो बिल्कुल गलत है और ऐसी कोई एक्सेप्शनल केस होगा। देखें, जो मलिक शहजाद गेबा साहब है, ये तो मुस्लिम लीग नून से थे, तो आज वो दूसरी साइड पे खड़े हैं। हालांकि उन्होंने जब मियां शहबाज शरीफ के केस में उनको रिलीफ दिया था तो लोग समझते थे कि शायद पॉलिटिकल बेसिस पे उनको दिया, उन्होंने मेरिट पे दिया था। मैं आज भी कहता हूं उनको मेरिट के ऊपर उन्होंने रिलीफ दिया था, जो बनता होगा आइन और कानून के मुताबिक। तो जजेस किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते। ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग बहुत गलत करते हैं कि जुडिशरी को मिलान करते हैं, जिससे मुल्क का और इदारे का नुकसान होता है। आज यही सियासतदान बहुत खुश है कि हमने अदलिया के हाथ पांव बांध दिए, लेकिन कल वक्त जब बदलेगा यही लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे और फिर अदलिया की तरफ देखेंगे। और जब अदलिया ये वाली होगी जो मैनेज और मनूवर है, तो फिर इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रियासत साहब वाज़े तौर पर बता दें, आप भी माहिर कानून हैं, अदालत में जाते हैं और इतनी जो है वो कानूनी और आईनी जंग भी लड़ते हैं, तो बता दें सर, मसला अगर है आपकी नज़र में, क्योंकि हुकूमत की नज़र में तो ये कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर आपकी नज़र में मसला है तो मसले का हल क्या है, ये भी सूरत हाल तो देखने के लायक होगी ना। देखिए, हुकूमत की तो बुनियादी जिम्मेदारी थी कि वो ऐसी लेजिस्लेशन करते, मुल्क के अंदर अगर जुडिशल रिफॉर्म लाना चाह रहे थे तो जितने कवानीन पुराने हो चुके हैं उनको अपडेट करते, जो लिमिटेशन का एक्ट था उसको अपडेट करते, उसको वक्त की जरूरत के तहत हम आहंग करते, कोई पब्लिक इंटरेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक को लेजिस्लेशन करते। हुकूमत ने चूंकि अपना बदला लिया है, लगे एक दूसरे के खिलाफ रहे, ये पॉलिटिकल लोग एक दूसरे को विक्टिमाइज करते रहे, आज एक पेज पे होके अपनी तमाम उन कोताहियों का बदला अदलिया से ले रहे हैं बाय विर्चू ऑफ 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के। और मसला ये नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने ये मसला बना लिया कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ अदलिया मसला है। और भाई, आपने कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाई है, आप जिन ममालिक की मिसालें देते हैं उनका और हमारा सदियों फासला दरमियान में, वो कहाँ हम कहाँ। हमारे यहाँ पे गैस नहीं मिलती, सर्दियों में लोगों के चूल्हे बंद हैं, यहाँ पे बिजली नहीं मिलती, और आप ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ, यूरोपियन पेरिस उनके साथ, आप कंट्रीज के साथ आप कंपैरिजन करते हैं, वहां पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होती, वहां अदलिया में इंटरफेरेंस नहीं होती। आप सऊदी अरब की मिसाल ले लें, चाइना की ले लें, नॉर्थ कोरिया की ले लें, क्या वहां पे इस तरह का पार्लिमानी निजाम है और वहां पे ऐसी अदलिया है जहां पे ये आप मिसाल दे रहे हो? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने इसलिए कि 186 मुकदमात हैं पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर सुप्रीम कोर्ट में थे, और सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस पेंडिंग पड़े, 186 के लिए आपने एक नई अदालत बना के सुप्रीम कोर्ट को उसका सबॉर्डिनेट बना दिया है। और आर्टिकल 189 पहले सुप्रीम कोर्ट के पास था कि उसकी जजमेंट बाकी तमाम अदालतों पे बाइंडिंग थी। आज वो आपने इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को देके इसको एक आम कोर्ट बना दिया, कैपेलेट कोर्ट बना दिया है।
कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, आप अपील करते हो, उसके अंदर आप कोई भी आइन का आर्टिकल मेंशन कर देते हो, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर बन जाएगा। तो वो सारे मैटर रियासत साहब वाज़े तौर पर बता दें सर, कथा कलामी माफ, लेकिन वाज़े तौर पर बता दें, कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। वाज़े तौर पर ये जो सूरत हाल है कि आप लोग जाहिर सी बात है अपनी जंग लड़ रहे हैं, कानूनी है, आईनी है, लेकिन कुछ कानूनदान ये भी कहते हैं कि जी हम तो मानते हैं इस चीज़ को कि जजेस से जो है वो माजी में गलतियां हुई हैं और उन्हीं गलतियों का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आपको लगता है, आप भी यही मानते हैं कि माजी में कुछ जुडिशरी से गलतियां हुई हैं और लेकिन गलतियों की सज़ा होती है सर, माफ़ी तो होती नहीं है? बिल्कुल, देखिए ओवर रीचिंग हुई है, बहुत सारे केसेस में हुई है, लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं है कि आप अदलिया को खत्म कर दें। आप आइन का बिल्कुल जो है वो उसके अंदर जो जुडिशल स्ट्रक्चर है उसको खत्म कर दें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म कर दें। गलती इंसान है, हर किसी भी अपील होती है ना आप जज के फैसले के खिलाफ, तो गलतियां तो होती हैं, कोई भी गलती से मुबर्रा तो नहीं है। इसका मकसद ये नहीं है कि आप अदलिया को खत्म कर दें। पार्लियामेंट ने मुशर्रफ को लेजिस्लेशन करके नहीं किया था, पीछे उन्होंने ये बाजवा को जो एक्सटेंशन दी थी उस पर लेजिस्लेशन नहीं की थी, तो पार्लियामेंट को क्यों नहीं खत्म किया? अगर गलती की बात करें तो गलती हर इंसान से हो सकती, हर इदारे से हो सकती, लेकिन गुड फेथ में हो तो वो काबिले माफी है, और अगर विद मैलस हो तो वो ना काबिले माफी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रियासत अली आज़म हमारे साथ मौजूद थे और वाज़े तौर पर अगर कोई तहरीक शुरू होती है तो आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल वाज़े होगी कि वाकई आइनी, कानूनी या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल किया जाएगा या फिर ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि तहरीक की अगर बात करें तो जैसा कि रियासत अली आज़ाद साहब ने फरमाया कि मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर इस वक्त सूरत हाल यही है कि काले कोर्ट वाले वाज़े तौर पर अब जो है वो सामने आ रहे हैं, अपना एग्रेशन शो कर रहे हैं और इसको कंट्रोल करना अब हुकूमत की जिम्मेदारी बनता जा रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।